नमस्कार, मैं तत्व गुरु आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, इस समय हमारे सनातन समाज में एक विशद विषय चल रहा है, शुक्र अस्त और गुरु अस्त। और शुक्र अस्त और गुरु अस्त के समय वैवाहिक मांगल्य ग्रह प्रवेश आदि कर्म होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इसके बारे में बहुत गहमाई चल रही है। बहुत सारे पंचांगों का अन्वेषण करने के बाद देखा गया कि कुछ पंचांग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि इस समय वैवाहिक कार्य कर सकते हैं, और कुछ पंचांग कह रहे हैं कि वैवाहिक कार्य नहीं करना चाहिए। परंतु इससे एक आम जनता, एक आम सनातन समाज जो है कंफ्यूज है, क्योंकि उसको स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किसकी बात को माने। तो मित्रों, मैं इसका वैज्ञानिक आधार, वैज्ञानिक तथ्य आप सबको दे रहा हूं, और जो वैज्ञानिक तथ्य को आधार मानकर अपना मानना चाहते हैं वो लोग इस बात से जरूर सहमत होंगे। तो मित्रों, सबसे पहले ये शुक्र अस्त, बृहस्पति अस्त क्या होता है और इससे क्या हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है, मैं इसके बारे में आपको बता दूं। मित्रों, सबसे पहले आप सब जानते हैं कि कोई भी ग्रह तब चमकता है क्योंकि उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, और वह उस प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, और जो उसमें से बचा हुआ पदार्थ होता है, बचा हुआ प्रकाश होता है, उसको वो रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। तो इसलिए हर ग्रह अवशोषित किए गए प्रकाश का कुछ अंश परावर्तित करते हैं, और कौन सा ग्रह कितना % परावर्तित करता है, और उस परावर्तित जो एलवेडा जिसको कहा जाता है, उस प्रकाश का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। मित्रों, जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा में पड़ता है तो चंद्रमा अपने से जो परिवर्तित करता है, प्रकाश को परावर्तित करता है, वह 7% होता है। और जब मंगल पर पड़ता है तो मंगल 16% परावर्तित करता है, और बुध 6% परावर्तित करता है, बृहस्पति 43% परावर्तित करता है, शुक्र 76% परावर्तित करता है, और शनि 61% प्रकाश को परावर्तित करता है। अब इनके प्रकाश का प्रभाव है, यानी कि जैसे किसका प्रकाश हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारी प्रकृति में जब पड़ता है तो कैसा प्रभाव डालता है। तो मित्रों, चंद्रमा का प्रकाश, बुध का प्रकाश, बृहस्पति और शुक्र का प्रकाश परावर्तित होकर जब हमारे शरीर में पड़ता है तो वह हमारे लिए अमृत रश्मि का काम करता है। उसको हमारे वहाँ नेक्टर रेज कहा जाता है, यानी वो हमारे शरीर में अमृत तत्व भर देता है। और उसके अलावा शनि और मंगल का प्रकाश जब हमारे शरीर पर पड़ता है तो वह विष रश्मि, यानी कि वो पॉइजनस रेज के रूप में हमारे शरीर में विष की विकार को बढ़ा देता है। तो इसलिए जिस समय विष रश्मियाँ, यानी कि जिसमें मंगल और शनि की रश्मियों की मात्रा ज़्यादा हो और उधर अमृत रश्मियों की मात्रा कम हो, उस समय कोई भी मांगलिक कार्य करना वर्जित है। क्योंकि विष रश्मि के समय में अगर हम मांगलिक कार्य करेंगे तो जो भी मांगलिक कार्य किया जाएगा उसमें विष की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, वो अच्छा शुभ नहीं माना जाएगा। और अगर उस समय जिस समय अमृत रश्मि ज़्यादा होगी, उस समय अगर हम कोई शुभ कार्य करेंगे तो उस समय हमारे जीवन में अमृत की मात्रा ज़्यादा होगी, और वो हमारे लिए बहुत शुभ और मांगलिक रहेगा। तो मित्रों, अब मैं इस समय के बारे में बता दूं कि 3 जून को बुध का अस्त हो रहा है और 23 जून को बुध का उदय हो रहा है, ठीक। और उधर शुक्र का 25 अप्रैल को अस्त हो रहा है, और 6 जुलाई को शुक्र उदित हो रहा है, ठीक। और 6 मई को गुरु अस्त हो रहा है, और 2 जून को गुरु जो है उदित हो रहा है। तो इस समय यानी कि ये मान के चलिए कि 6 मई से लेकर के 2 जून के बीच का जो समय है, यह समय पर कोई भी वैवाहिक कार्य, कोई भी गृह प्रवेशाधिक कार्य और कोई भी यज्ञोपवीताधिक कार्य करना वर्जित है। और उस समय अगर आप करेंगे तो उस समय क्या होगा कि अमृत रश्मि डालने वाला बृहस्पति, अमृत रश्मि डालने वाला बुध, अमृत रश्मि डालने वाला चंद्रमा, अमृत रश्मि डालने वाला शुक्र, ये सब के सब अस्त हैं। तो उस समय केवल और केवल शनि और मंगल दोनों के दोनों उदित अवस्था में हैं, और उनकी विष रश्मियाँ बहुत होंगी, और आप कोई भी मांगलिक कार्य करेंगे तो विष की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, और आपका मांगलिक कार्य जिसके लिए किया जाएगा उसके जीवन में अच्छा नहीं होगा। अब हम आते हैं इधर क्या हो रहा है कि 29 जून के दिन
यानी कि उस दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, तो अष्टमी से चंद्रमा को उदित मानते हैं, यानी कि 29 जून को चंद्र उदय है और उधर बुध भी उदय हो जा रहा है और उधर बृहस्पति भी उदय है उस समय। तो इसलिए उस समय चंद्र की 7%, बुध की 6% और बृहस्पति की 43% अमृत रश्मियां हैं। तो ये कुल मिलाकर हो गई 56% अमृत रश्मि, ठीक। और उस समय शनि वक्री हो जा रहे हैं, यानी कि उस समय 29 जून के बाद शनि वक्री हो रहे हैं। तो जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उसमें से जो रिफ्लेक्शन है, यानी कि जो रश्मि परावर्तित होती है, किरण परावर्तित होती है, उसकी मात्रा 50% यानी आधी हो जाती है। यानी कि उस समय शनि वक्री होने से जो 61% प्रकाश परावर्तित हो रहा है वह उस समय केवल 30.5% यानी कि 30.5% ही प्रकाश परावर्तित होगा, यानी विश्व प्रकाश केवल 30.5% ही उसमें रिफ्लेक्ट होगा। अब उस समय 30.65% जो है शनि का और 16% मंगल का प्रकाश जब उस समय परावर्तित होगा तो कुल मिलाकर वो हो गया 46.5% यानी कि 46.5% विश्व रश्मि। अब कुल मिला के क्या हुआ कि 29 जून से लेकर 6 जुलाई तक क्या होगा कि अमृत रश्मि रहेगी 56% और जो विश्व रश्मि रहेगी वो 46.5% रहेगी। तो इसलिए उस समय आप मांगलिक कार्य कर सकते हैं और मांगलिक कार्य में भी क्या कर सकते हैं, गृह प्रवेश और यज्ञोपवीत आदि कर्म कर सकते हैं, परंतु विवाह करना उस समय भी वर्जित है, क्योंकि विवाह का संबंध शुक्र से है और यज्ञोपवीत आदि कर्म का संबंध ज्ञान यानी बृहस्पति से है। तो इसलिए उस समय बृहस्पति उदित है परंतु शुक्र अस्त है, इसलिए शुक्र अस्त हो तो शुक्र का संबंध सीधे सीधे हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, हमारे जो है जनन क्रिया पर पड़ता है। तो इसलिए उस समय वह अस्त है, तो इस समय किया हुआ विवाह वाला व्यक्ति जो है उनके कल संतान आदि होने में कष्ट होगा। तो इसलिए मित्रों 29 जून से 6 जुलाई के बीच में आप केवल यज्ञोपवीत और साथ में गृह प्रवेश कर सकते हैं, परंतु विवाह न करें, चाहे कोई पंचांग कैसे ही लिखता हो। परंतु मैंने आपको साइंटिफिक रीजन दे दिया। अगर आप साइंटिफिक चीज़ों को मानते हैं, हमारे प्राचीन आर्ट्स परावैज्ञानिक चीज़ें जो खोज करके हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दी, उसको अगर मानते हैं तो आप उस समय कोई भी विवाह आदि कर्म न करें। परंतु 6 जुलाई से 14 जुलाई के मध्यस्थ यानी 6 जुलाई के दिन हमारा जो है शुक्र का उदय हो जा रहा है सुबह, इसलिए 6 जुलाई से लेकर 14 जुलाई के मध्य आप तीनों कार्य कर सकते हैं, यानी कि आप यज्ञोपवीत भी कर सकते हैं, आप गृह प्रवेश भी कर सकते हैं और विवाह आदि कर्म भी कर सकते हैं। अपना शुभ मुहूर्त अपने ज्योतिषाचार्य जी से निकलवा कर आप तीनों कार्य उस समय कर सकते हैं। यह वैज्ञानिक आधार है। हमारे वहाँ हमारी जनता जनार्दन, हमारे सनातन धर्म के लोग आंख मूंद करके किसी भी चीज़ को मान लेते हैं, उसके पीछे लॉजिक को नहीं जानते और इसलिए उन्हें लोग कंफ्यूज करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि बाजार में उपलब्ध हमारे सभी पंचांगों में अलग अलग चीज़ें दी गई, परंतु आधार किसी ने भी नहीं बताया। इसलिए मेरे परिकरों ने, मेरे मित्रों ने मुझसे उसका हमारे धर्म ग्रंथों का, आर्ष ग्रंथों का वैज्ञानिक आधार मांगा, तो इसलिए मैंने वैज्ञानिक आधार पर आप सबको बताया कि शुक्र अस्त बृहस्पति अस्त के समय में कौन कौन से वैवाहिक कार्य नहीं करने चाहिए, जो है मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए और क्यों नहीं करने चाहिए, इसके पीछे मैंने उसका सारा लॉजिक समझाया। इसको जो लोग समझे हैं उसको समझने के बाद अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपसे निवेदन है, क्योंकि जैसे आपको इस चीज़ की ज़रूरत थी ऐसे शायद बहुत सारे लोगों को ज़रूरत हो, और इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आपको ये अच्छा लगा है तो जन सेवार्थ जिस प्रकार हमने इसे अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया, आप भी अपने चैनल से, अपने फेसबुक पेज से इसको शेयर कीजिए ताकि इससे अधिक लोग लाभ उठा सकें और सही कार्य कर सकें जिससे कि उनका मंगल होवे। हर हर महादेव। पुनः आपसे इसी प्रकार की वीडियो लेकर फिर आपके सामने उपस्थित हुआ। तब तक हर हर महादेव। नमस्कार।